everybody. I am CA Padma Jain, and today in this lecture I am going to discuss on a simple small thought, और वो है कि जो बच्चा लोग CA, CMA, CS भाई साहब इन बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज को कर रहे हैं और उनमें जो थ्योरी पेपर्स आ जाते हैं, टैक्सेशन, ऑडिट, लॉ, इफ आई टॉक स्पेशली अबाउट ऑडिट एंड लॉ, जो मेरा एरिया है, एंड आई स्टिक टू दीज टू पेपर्स, then you will understand it more, right? कि अगर हम चाहते हैं कि हम ये प्रोफेशनल बन जाए भाई साहब, और पहले अटेम्प्ट में बन जाए, ये कमाल हो जाए, तो आप कोई रास्ता बता दो, कोई सोच बता दो जिससे ये हो जाता हो। ये पेपर तो अपनी समझ से ऊपर जाते हैं, मार्क्स लाना तो तौबा भाई साहब बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बच्चे को मैं बोलूंगी भाई साहब बहुत आसान है, इसमें सर जी कोई मुश्किल ही नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज योर लैंग्वेज। तो बेसिक प्रॉब्लम है बच्चे का मेरे हिसाब से इंग्लिश, जो उसको हैम्पर करता है, जो रुकावट डालता है, जो उसको तकलीफ देता है, बेचारे की नींद तक खराब हो जाती है कि मैं करूं कैसे। तो उसको ये नहीं समझ आता कि उसकी जो जड़ है, जो रूट कॉज है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो इंग्लिश है जो उसको परेशान कर रही है। वो कहता है मैडम जी मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, मार्क्स ही नहीं आते। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, आप एक आंसर बना के मुझे दिखा दो। मैंने आंसर देखा तो मुझे समझ आया बेचारा एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा अपने आप को। अब अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को पेपर पे नहीं उतार पाओगे तो सामने वाला क्या चेक करेगा, क्या मार्क्स देगा जी आपको। आप भी समझदार हो। इसका मतलब ये हुआ जो लॉ ने बोला पहले तो वो मेरे को समझ आए, आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, और दूसरा उसको मैं पेपर पे उतार पाऊं। इट मीन्स लीगल लैंग्वेज बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब लीगल लैंग्वेज का क्या है जी, बहुत मुश्किल होती है। बच्चा ऐसे बोला ना, इंग्लिश तो आती है जी, लीगल लैंग्वेज में दिक्कत है। तो मैं बोलूंगी पहले इंग्लिश में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा होना, फिर जाके लीगल लैंग्वेज में अच्छा होना जरूरी है, फिर जाके ऑडिट और लॉ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, गौर करिएगा आप, छोटा सा एग्जाम्पल जो आपने भी बहुत देखे हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। अब जैसे ये एक सेक्शन है, सेक्शन 528 कंपनीज एक्ट 1956, उसका सेक्शन मैंने एज इट इज लिखा आपके सामने। नाउ इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सेक्शन यू नीड वेरी गुड इंग्लिश टू अंडरस्टैंड इट, डैम इट। आप इसको समझ ही नहीं पाओगे अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो। जस्ट लुक एट द लैंग्वेज। बोलते हैं वेयर अ सॉल्वेंट कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, हाईलाइटेड भी कर रखे हैं मेन वर्ड्स। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता है, इज बीइंग वाउंड अप, सॉरी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऑल डेट्स पेएबल ऑन अ कंटिंजेंसी एंड claims against the company, present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages, are admissible to proof against the company। फिर कॉमा आ गया, पहले भी कॉमा आया था। तो एक बच्चे को इस कॉमा का क्या मीनिंग आता है आपको? फिर कॉमा आया, हर जगह कॉमा आ रहा है, हर कॉमा का अपना एक मीनिंग होता है। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रामेटिकल एरिया, राइट? फिर A just estimate, being made, इस तरह की ग्रामर आती है आपको। as far as possible, of the value। तो जहां पे भी कॉमा आ जाता है आप परेशान हो जाते हो, आप कहते हैं इसका क्या मीनिंग चल रहा है, इतनी लंबी लाइन है, एक फुल स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप चले जा रहा है। अभी तो ये पैराग्राफ मैंने आपके लिए ब्रेक करके लिखा है, छोटे छोटे सिलेबल बनाए हैं इसके, सो दैट मे बी यू अंडरस्टैंड समथिंग।
अब जिसकी बहुत प्रोफाउंड इंग्लिश है, बहुत बढ़िया इंग्लिश है, उसके बस का है ये वाला पैराग्राफ समझना कि एक सॉल्वेंट कंपनी जो वाइंड अप हो रही है या जिसे वाइंड अप किया जा रहा है, ऑल डेट्स पेएबल ऑन अ कंटिंजेंसी एंड क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी, कि जो भी उसके डेट्स हैं जो किसी कंटिंजेंसी होने पे होंगे, या उसके क्लेम्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सर्टेन है, कंटिंजेंट है. नाउ यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स वेरी क्लियरली. नाउ दीज आर लीगल टर्म्स. कंटिंजेंट, फिर असर्टेन, यू शुड नो द वर्ड. वोकैबुलरी हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. और साउंडिंग ओनली इन डैमेजेस. अब ये क्या है जी, साउंडिंग लगा रखा है. यहां पे क्या मतलब है इसका? यहां पे इसका मतलब है कि जिससे सिर्फ किसी को ऐसे डेट्स हैं या ऐसे क्लेम्स हैं जिससे किसी को डैमेजेस होने के चांसेस हैं, आर एडमिसिबल टू प्रूफ. नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज, एडमिसिबल टू प्रूफ? इसका मतलब है ये सारे डेट्स, ये सारे क्लेम्स आर एडमिसिबल. ये ऐसे कनेक्ट करते हैं. ऑल डेट्स एंड क्लेम्स आर एडमिसिबल, जिनको मैंने रेड में हाईलाइट किया है, तो आपको जल्दी समझ आता है. इसका मतलब है इंग्लिश पढ़ने का भी एक तरीका होता है जिसमें हमारे को ध्यान देना होता है किस तरीके से कॉमा को साइड, कॉमा वाले एरिया, कॉमा स्टार्ट हुआ और कॉमा खत्म हुआ, इस बीच के एरिया को साइड पे करके फिर समझो, जल्दी समझ आएगा. लेकिन उसके लिए ग्रामर, वोकैबुलरी, लीगल टर्मिनोलॉजी, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी वेरी ऑफ अ वेरी गुड लेवल. ही सेज आर एडमिसिबल टू प्रूफ अगेंस्ट द कंपनी, कि ये सब आप कंपनी के खिलाफ प्रूफ कर सकते हो. A just estimate being made as far as possible of the value. Now be just estimate being made of the value. ऐसे पकड़ेंगे तो जल्दी समझ आएगा. बीच का पार्ट as far as possible, जहां तक हो सके, कि इन डेट्स और क्लेम्स का जहां तक हो सके इनका जस्ट एस्टिमेट, मतलब सही एस्टिमेशन इनकी वैल्यू का करा जाना चाहिए. सब्जेक्ट टू एनी कंटिंजेंसी और may sound only in damages or for some other reason may not bear a certain value. फिर चाहे वो किसी कंटिंजेंसी से रिलेटेड है, चाहे उसमें सिर्फ डैमेजेस का आइडिया लग सकता है, या फिर उसकी सर्टेन वैल्यू नहीं है. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ जिसमें उसने छोटी सी बात कही है कि कंपनी के जो डेट्स और क्लेम्स हैं, चाहे वो आज के हैं, कल के हैं, कंटिंजेंट है, चाहे वो सिर्फ उससे डैमेजेस निकले लास्ट में जाके, वो सब आप कंपनी के खिलाफ प्रूव कर सकते हो. और उसका एक जस्ट एस्टिमेट आपको उसकी वैल्यू का, जो आपके डेट्स और क्लेम्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हैं, सब्जेक्ट टू एनी कंटिंजेंसी और साउंड ओनली इन डैमेजेस और मे नॉट बेयर अ सर्टेन वैल्यू, उन सबका एक जस्ट एस्टिमेट बना के आप कंपनी के सामने बतौर प्रूफ रख सकते हो. कोई प्रूफ कीजिए हमारा ये पैसा लेना बनता है. ये है इस पैराग्राफ का मतलब. नाउ थिंक ऑफ द लेवल ऑफ इंग्लिश यू हैव टू अंडरस्टैंड सच पैराग्राफ्स. आपका ग्रामर आना चाहिए, आपका वोकैबुलरी आना चाहिए, और लीगल लैंग्वेज पढ़ने का आपके पास स्टाइल आना चाहिए, जो एक बहुत ही समझदार, मतलब जिसको खुद से बहुत अच्छे से आता है, वो आपको सिखा सकता है. राइट? अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं. ये मैंने नहीं बनाया है, सीरियसली, मैंने सिर्फ इसे टाइप किया आपके लिए. ये टेस्ट हुआ था मेरे फेस टू फेस लेक्चर में, जिसमें ये एक बच्चे का, स्टूडेंट का रियल आंसर है. अब आप ये देख रहे हैं कि उसकी इंग्लिश की प्रॉब्लम किस कदर है और उसको कैसे कोई पास करा दे. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? देखिए, वो लिखता है ओपन माइंडेड. अब ये बीसी एथिक्स, सीए में कैटेगरी सब्जेक्ट आता है बीसी एथिक्स, उसका एक आंसर का पार्ट है कि ओपन माइंडेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स द ओपन माइंडेड क्राइटेरिया. हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अच्छे होना चाहते हैं तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए. ओपन माइंडेड होने से आप दुनिया भर के जो जितने भी लोग आपसे बात कर रहे हैं उनके थॉट्स रिसीव करने के लिए आप रेडी रहते हैं, एंड आप दूसरे को सुनने की ताकत रखते हैं. यू हैव द लिस्निंग पावर. राइट? तो वो ये बोलता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स द ओपन माइंडेड क्राइटेरिया. इसका कोई मीनिंग नहीं है. ओपन माइंडेड पर्सन आर, पर्सन्स आर होता है, पर्सन इज होता है, फिर एन ओपन माइंडेड पर्सन इज, हाँ, फिर उसके बाद ओपन माइंडेड पर्सन आर वेरी वाइडर थिंकिंग. अब यहां पे ग्रामर ही गलत हो गया. एन ओपन माइंडेड पर्सन हैज अ वेरी वाइड थिंकिंग. वाइडर नहीं होना चाहिए था, अ वेरी वाइड थिंकिंग. यू अंडरस्टैंड? इस तरह की मिस्टेक अगर बच्चा करेगा तो उसको मीनिंग ही नहीं आ रहा है.
अगर मीनिंग ही नहीं आ रहा है तो मार्क्स उसका 1% 2% भी कहां से दे दे उसको. Suppose it is 4 marks question and I don't understand a single word or the context in which the words are written together, how come I be giving any marks? समझदार हो आप. फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंसी इन कम्युनिकेशन एलिमेंट, कि आप जो बोल रहे हो और जो आपके बॉडी लैंग्वेज है और जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो सब आपस में मैच करना चाहिए. आपने किसी को बोला थैंक यू तो देयर इज नो कॉन्ग्रुएंसी, राइट. आपने बोला थैंक यू तो आपको कॉन्ग्रुएंसी अगर सारे एलिमेंट्स में होगा, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स में, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन एंड योर वर्ड्स, तो आप कैसे बोलोगे थैंक यू, राइट. दिस इज हाउ वी कम्युनिकेट प्रॉपरली. अब वो लिखता है कम्युनिकेटर प्रोवाइडेड द हेल्प फॉर इम्प्रूव द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड ईजियर अंडरस्टैंड टू ईच अदर. कितना बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे का, एक भी वर्ड का मुझे मीनिंग समझ में नहीं आया. थिंक व्हाट आई एम टेलिंग. और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे की यही प्रॉब्लम है और वो ये नहीं समझ पा रहा कि जब तक वो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेगा वो आईपीसीसी या सीए फाइनल या सीएमए इंटर का कोई भी लेवल या सीएस का कोई भी लेवल कैसे पार कर जाएगा. आपका प्रैक्टिकल वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, बट व्हाट अबाउट लॉ एंड ऑडिट? think what I am saying. I hope you understand the importance of having good language so that at least you are able to express yourself. Maybe your language is simple, no, doesn't matter, but you should be able to understand and you should be able to express yourself in a simple manner, whatever. उसको भी आना चाहिए ना. ऐसे तो नहीं आपका कि जो भी आप बोल रहे हो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है. ऐसा बच्चा कैसे क्लियर कर जाएगा, मुझे नहीं समझ पाता, आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट. फिर एक्टिव लिसनिंग. अब देखिए लिसनिंग का स्पेलिंग किसने गलत किया, ये मैंने जानबूझ के उसका ही सेम एज इट इज कॉपी किया सो दैट यू अंडरस्टैंड. ये एक्टिव लिसनिंग को उसने क्या लिखा. नाउ द प्रॉब्लम इज द स्पेलिंग ऑल्सो. सो इफ यू हैव टू रियली क्लियर योर सीएस एंड ऑल दीज प्रोफेशनल एग्जाम्स, स्पेलिंग्स हैव टू बी करेक्ट. सोचिए, अदरवाइज नो मार्क्स यू कैन गेट. इफेक्टिव एंड एक्टिंग. नाउ दिस इज लिसनिंग. अब ये कैसे पढ़ेंगे मुझे नहीं मालूम. द कम्युनिकेशन, खत्म हो गया सेंटेंस, मेन वर्ब का है मालूम नहीं. द एक्टिव लिसनर आर इज होना चाहिए. वेरी केयरफुली. ये लिसन लिखा है बच्चे ने, है ना. बहुत लोग होते हैं इस तरह की मिस्टेक करते हैं, आप में से भी बहुत होंगे. प्लीज इंप्रूव योर सेल्फ. लिसन बोलना है ना आपको, तो मन में आप लिस्टन बोलिए ना. लिस्टन. हर वर्ड का सिलेबल बना लीजिए छोटा छोटा एंड मन में जो मर्जी बोलिए. कौन सुन रहा है आपको, तो मेक रीड इट एज लिस्टन, देन यू अंडरस्टैंड इज अ लिसन जिसमें टी साइलेंट है. सो वेरी केयरफुली लिसन द वर्ड्स विच द स्पीकर आर सेइंग, स्पीकर इज सेइंग, राइट. और फिर एक्टिव लिसनर लिसन्स वेरी केयरफुली टू द वर्ड्स. ये करेक्ट है. उसने क्या लिखा है आप देख रहे हैं. ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं. ऐसे वो लिखता है डिफरेंट नेचर पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस लाइन, सीरियसली नो मीनिंग. फिर वो लिखता है द वेरियस कम्युनिकेशन. द वेरियस कम्युनिकेशन क्या होता है, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. द वेरियस कम्युनिकेशन इज नॉट आइसोलेशन, देयर इज नो मीनिंग. हम ये बोलना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन अकेले में नहीं होता, हमें बहुत सारी बातों को साथ लेके चलना पड़ता है. कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसे, सो मेनी थिंग्स, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, राइट. बट उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है. फिर उसके बाद ऐसे कुछ और एरर्स मैंने देखे आंसर्स में जो आपके लिए रखे एग्जाम्पल में. दीज मेंबर्स अलाउड टू गो कोर्ट. वाओ, दिस इज अ ब्लंडर. जबकि होना चाहिए था दीज मेंबर्स आर अलाउड. मेंबर्स को अलाउड है, मेंबर्स को परमिशन है एंड बच्चा लिखता है मेंबर्स अलाउ. मेंबर परमिशन देते हैं. फिर प्रमोटर कैन नॉट हेल्प कंपनी लायबल. गलत है तो मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है. यू कैन अंडरस्टैंड. सो प्रमोटर कैन नॉट हेल्प. कम ऑन, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा. कैन नॉट होल्ड, इसका मीनिंग ही नहीं होता कुछ. प्रमोटर कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट बी हेल्ड होता है, फिर उससे मीनिंग नहीं आएगा, राइट. तो उसको नहीं मालूम है कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, कैन, कुड, शैल, शुड, एवरीवेयर वी हैव टू हैव फर्स्ट फॉर्म, प्लीज.
फिर रेजोल्यूशन, ये तो और भी बड़ा ब्लंडर हो गया भाई साहब। रेजोल्यूशन हैज पास्ड, रेजोल्यूशन ने पास कर दिया, जबकि अपन को बोलना रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है। तो इट इज इन पैसिव वॉइस, द चाइल्ड इज राइटिंग इन एक्टिव वॉइस। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस? Please try to understand the concept of voice and then you will not commit such blunders. I hope you are getting. फिर in ultra wires transactions the company has become minor. कंपनी माइनर बन गई है, अपने को नहीं बोलना है ऐसा, बन जाती है बोलना है, तो कंपनी बिकम्स। यू अंडरस्टैंड? एक वर्ड इधर उधर करने से कितना गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया। ये वो वाले मिस्टेक्स हैं जिसपे मीनिंग आ रहा है। ये बच्चे को थोड़ा बहुत आता है, वो पहले वाले बच्चे की तरह नहीं है जिसका तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसका पास होना मेरे को नहीं समझ आता कैसे, इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। सो ही हैज सम नॉलेज ऑफ ग्रामर बट नॉट डिटेल्ड नॉलेज। तो इस बच्चे को ये एहसास आना चाहिए, अगर आप इस कैटेगरी में, प्लीज ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ, राइट? और बहुत अच्छे से आप ये सब ग्रामेटिकल एरियाज को पकड़ के काम कर सकते हैं। तो ये इस लेक्चर का मकसद था, so that you understand the importance of English for these professional exams clearance. Please, मकसद अभी ये नहीं है कि मुझे बाहर जाके बहुत फंडू इंग्लिश में बोलने का। No, that is not the purpose. धीरे धीरे आगे बढ़िए। आज ये नहीं है मैं तो स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं जहां पे स्पीकिंग सिखाएंगे। बेटा, you are to worry about your grammatical area, not speaking part. Please, step by step चलो, okay? And be successful. My best wishes are always there with you. Next thought, next lecture. Bye-bye.